वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज हम इमोशंस की इस सीरीज के वीडियो में सैडनेस यानी दुख के इमोशन पे बात करेंगे। सैडनेस यानी दुख एक नॉर्मल और यूनिवर्सल ह्यूमन फीलिंग है जो लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर या डिस्टर्बिंग लाइफ इवेंट्स के रिस्पॉन्स में एक्सपीरियंस किया जाता है। सैडनेस हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट इमोशन है जो रेजिलियंस डेवलप करने में, चैलेंजेस के साथ अडेप्ट करने में और डिफिकल्ट सिचुएशन से निपटने में मदद करता है। सैडनेस की इंटेंसिटी माइल्ड, सिवियर या डीप हो सकती है और यह सैडनेस या दुख को पैदा करने वाले उसके कारण या कॉज और सैडनेस की ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। हालांकि ज्यादातर लोग सैडनेस को निगेटिव फीलिंग मानते हैं, लेकिन सैडनेस के इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन को मोटिवेट करना, एम्पैथी को बढ़ाना और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंस्पायर करना। कहने का मतलब है कि जब हम सैड होते हैं तो अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपने नेचर को बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाते हैं। सैडनेस का इमोशन हमें दूसरों के लिए भी सेंसिटिव बनाता है और हम दूसरों की फीलिंग्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसके अलावा सैडनेस हमें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी भी रखती है। अब हम सैडनेस की डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, जिससे लोगों को अपनी फीलिंग्स को पहचानने और बेहतर कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने में हेल्प मिल सकती है। सैडनेस कॉज, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के बेसिस पर अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देता है। सैडनेस का पहला टाइप है एक्यूट सैडनेस। एक्यूट सैडनेस या शॉर्ट टर्म सैडनेस वह सैडनेस होती है जो किसी स्पेसिफिक इवेंट के कारण होती है, जैसे कोई गेम हार जाना, परीक्षा में असफल होना या किसी से झगड़ा हो जाना। एक्यूट सैडनेस आमतौर पर टेम्पररी होती है और समय के साथ कम हो जाती है, खासकर जब सिचुएशंस बेटर होती हैं या हमें किसी प्रकार का इमोशनल सपोर्ट मिलने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी प्रोजेक्ट पर निगेटिव फीडबैक मिलने के बाद सैडनेस महसूस हो सकती है, लेकिन कुछ अप्रिसिएशन मिलने के बाद वह ठीक हो सकता है। सैडनेस का दूसरा टाइप है लॉस और ग्रीफ। यह सैडनेस किसी लव्ड वन या किसी पालतू जानवर की डेथ की वजह से या किसी फेवर्ड ऑब्जेक्ट के लॉस या डैमेज से होती है। इसमें गहरा इमोशनल पेन होता है जो हफ्तों, महीनों या सालों तक रह सकता है। लॉस और ग्रीफ के सिम्टम्स कुछ इस प्रकार हैं: इंटेंस सॉरो यानी बहुत अधिक दुख होना, सोशल विड्रॉल यानी लोगों से दूरी बना लेना, मूविंग ऑन करने में कठिनाई महसूस करना। यह एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर यह बहुत लंबे समय तक बना रहता है तो यह डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो यह कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ या क्लिनिकल डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। तीसरे टाइप की सैडनेस है एग्जिस्टेंशियल सैडनेस। एग्जिस्टेंशियल सैडनेस एक बहुत ही डीप सॉरो या गहरे दुख का फॉर्म होता है जो लाइफ, डेथ, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ और ह्यूमन सफरिंग से जुड़े हुए सवालों से क्रिएट होता है। जो लोग लाइफ के मीनिंग और पर्पस, पर्सनल आइडेंटिटी और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी पर गहराई से सोचते हैं, वे एग्जिस्टेंशियल सैडनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, समय के बीतने, बुढ़ापे या जीवन की अनसर्टेनिटी के बारे में सोचकर दुखी महसूस करना। चौथे टाइप की सैडनेस है परसिस्टेंट सैडनेस। परसिस्टेंट सैडनेस लंबे समय तक चलने वाली सैडनेस होती है जो हफ्तों या महीनों तक बनी रह सकती है, भले ही इसका कोई क्लियर रीजन ना हो। परसिस्टेंट सैडनेस किसी अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इश्यू जैसे कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर या क्रॉनिक लो मूड का इंडिकेटर हो सकती है। परसिस्टेंट सैडनेस के सिम्टम्स हैं होपलेसनेस यानी आशाहीनता, लैक ऑफ मोटिवेशन यानी प्रेरणा की कमी, डेली एक्टिविटीज में कोई इंजॉयमेंट या प्लेजर ना मिलना। यदि यह परसिस्टेंट सैडनेस डेली लाइफ को प्रभावित करने लगे तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी हो जाता है। सैडनेस का फिफ्थ टाइप है सिचुएशनल सैडनेस। सिचुएशनल सैडनेस किसी स्पेसिफिक लाइफ इवेंट जैसे रिलेशनशिप ब्रेकअप, जॉब लॉस या नए शहर में रीलोकेट होने से क्रिएट होती है। यह सैडनेस टेम्पररी होती है और टाइम के साथ सपोर्ट मिलने पर और नई सिचुएशंस के फेवरेबल होने से ठीक हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, एक लंबे समय के रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद उदासी महसूस करना, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाना। सैडनेस का सिक्स्थ टाइप है रोमांटिक या हार्ट ब्रेक सैडनेस। हार्ट ब्रेक सैडनेस अनरिक्विटेड लव, बिट्रेयल या किसी लव्ड वन के दूर हो जाने के कारण होती है। हार्ट ब्रेक सैडनेस
इमोशनल पेन, लोनलीनेस और फ्यूचर में लोगों पर ट्रस्ट करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, किसी रिलेशन में पेनफुल ब्रेकअप या रिजेक्शन के बाद डीप सैडनेस को एक्सपीरियंस करना। सैडनेस का 7 टाइप है। एम्पैथेटिक सैडनेस। एम्पैथेटिक सैडनेस तब होती है जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर उदास महसूस करता है। यह सैडनेस एम्पैथी और कंपैशन से जुड़ी होती है, जो लोगों को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मोटिवेट करती है। एग्जाम्पल के लिए, किसी होमलेस व्यक्ति को ठंड में कांपते हुए देखकर दुख महसूस करना, या फिर किसी दुखद समाचार को देखकर उस इमोशनल पेन को फील करना। तो इस तरह से सैडनेस एक कॉम्प्लेक्स और डीप पर्सनल फीलिंग है, जो शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटमेंट से लेकर लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ तक हो सकती है। हालांकि सैडनेस कभी कभी एक्सट्रीमली पेनफुल होती है, लेकिन यह इमोशनल ग्रोथ और हीलिंग का एक जरूरी हिस्सा भी है। सैडनेस की डिफरेंट टाइप्स को समझने से कोई इंडिविजुअल बेहतर कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकता है, जरूरत पड़ने पर मदद ले सकता है और अपनी फीलिंग्स को अधिक सेल्फ अवेयरनेस और पेशेंस के साथ संभाल सकता है। अब हम सैडनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले डिफरेंट साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एक्सेट्रा इस तरह के फैक्टर्स की बात करते हैं। सैडनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कुछ इस तरह से हैं। पहला साइकोलॉजिकल फैक्टर है लॉस एंड ग्रीफ। किसी लव्ड वंस की डेथ, सेपरेशन या स्टेटस या हेल्थ का लॉस एक डीप सैडनेस को ट्रिगर कर सकता है। ग्रीफ इमोशन ह्यूमन बीइंग्स का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, जिसमें सैडनेस एक मेन इमोशन होता है। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर है लो सेल्फ एस्टीम। जिन लोगों का सेल्फ इमेज कमजोर होता है या जो सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, वे ज्यादा आसानी से हेल्पलेस, वर्थलेस या सैड महसूस करते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई इंडिविजुअल अपने आप को यानी खुद को बहुत कम वैल्यू करते हैं अपनी ही नजरों में, तो ऐसा इंडिविजुअल ज्यादा वल्नरेबल होता है और जल्दी दुखी या सैड हो सकता है। तीसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर है नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जैसे ओवर जनरलाइजेशन, कैटास्ट्रोफाइजिंग या ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग सैडनेस को गहरा कर देते हैं। जो लोग रूमिनेट करते हैं, इसका मतलब है कि बार बार नेगेटिव थॉट्स के स्पाइरल में फंसे रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, वे अधिक समय तक सैड रहते हैं। चौथा साइकोलॉजिकल फैक्टर है पर्सनालिटी ट्रेट्स। सैडनेस न्यूरोटिसिज्म से जुड़ा होता है और इमोशनल सेंसिटिविटी से भी जुड़ा हुआ एक फैक्टर है। इंट्रोवर्टेड इंडिविजुअल्स अपने सैडनेस को एक्सप्रेस करने के बजाय इंटरनलाइज करते हैं। इंटरनलाइज का मतलब है अपने दुख को अपने भीतर ही समेट कर रखना और उसे एक्सप्रेस ना करना। सैडनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले दूसरे कैटेगरी के फैक्टर्स हैं बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में पहली चीज है ब्रेन केमिस्ट्री और न्यूरोट्रांसमीटर। सीरोटोनिन, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन के लो लेवल परसिस्टेंट सैडनेस और डिप्रेशन से जुड़े होते हैं। हमारे ब्रेन की कुछ एरियाज जैसे एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस सैडनेस को प्रोसेस और मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में दूसरी चीज है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। कॉर्टिजोल, थायराइड हार्मोन्स या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन में फ्लक्चुएशन होने से मूड डिस्टर्बेंस और सैडनेस हो सकता है। बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में तीसरी चीज है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जिन लोगों के परिवार में मूड डिसऑर्डर्स रहे हैं, मूड डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन का डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर होता है, ऐसे परिवार में सैडनेस के लिए बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी ज्यादा हो सकती है। सैडनेस को इन्फ्लुएंस करने वाली तीसरी कैटेगरी के फैक्टर्स हैं सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पहली चीज है लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन। इमोशनल कनेक्शन, सपोर्टिव रिलेशनशिप या सोशल इंटरेक्शन की कमी से गहरी सैडनेस हो सकती है। सोशल रिजेक्शन या एक्सक्लूजन हमें इमोशनल पेन देता है और यह देखा गया है कि यह इमोशनल पेन ब्रेन के उन्हीं हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो फिजिकल पेन में एक्टिव होते हैं। सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में दूसरी चीज है लाइफ इवेंट्स और क्रॉनिक स्ट्रेस। डाइवोर्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, एकेडमिक फेलियर या वर्क प्लेस इश्यूज जैसे स्ट्रेसर्स हमारे अंदर सैडनेस को ट्रिगर कर सकते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस ब्रेन के इमोशन रेगुलेशन सिस्टम को कमजोर कर देता है और सैडनेस को बढ़ा सकता है। सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में तीसरी चीज है कल्चरल और सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस। कुछ कल्चर्स में सैडनेस को एक्सप्रेस करना टैबू माना जाता है या एक हद तक अलाउड नहीं होता है, जिससे व्यक्ति के भीतर सप्रेशन की वजह से इमोशनल बर्डन बढ़ता है। सोसाइटल प्रेशर्स जैसे अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी इमोशनल स्टेट्स को इम्पैक्ट करते हैं। सैडनेस को इन्फ्लुएंस करने वाले चौथे कैटेगरी के फैक्टर्स हैं लाइफ स्टाइल और
और हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स। लाइफ स्टाइल और हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स में पहली चीज है स्लीप डिप्राइवेशन। पुअर स्लीप ब्रेन की इमोशनल रेगुलेशन कैपेसिटी को कम कर देता है, जिससे सैडनेस बढ़ती है। स्लीप की ड्यूरेशन के साथ ही स्लीप की क्वालिटी भी मैटर करती है। लाइफ स्टाइल और हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स में दूसरी चीज है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से एंडोर्फिन्स और डोपामीन के लेवल्स कम होने लगते हैं, जो मूड को नेचुरली बूस्ट करने का काम करते हैं। एंडोर्फिन्स जहां एक फील गुड केमिकल होते हैं, वहीं डोपामीन हमारे मोटिवेशन और ड्राइव को बनाए रखने में मदद करता है। लाइफ स्टाइल और हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स में तीसरी चीज है पुअर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, मैग्नीशियम और बी विटामिन, इनकी कमी मूड और इमोशनल बैलेंस को बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये सभी चीजें न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए, उनके बीच के कनेक्शंस के लिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन के लिए मिलजुल कर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइफ स्टाइल और हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स में चौथी चीज है सब्सटेंस यूज। अल्कोहल और ड्रग यूज टेम्पररी रिलीफ तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इमोशनल कंट्रोल को और खराब कर सकते हैं। किसी भी अब्यूजिव ड्रग का एडिक्शन हमें कॉग्निटिवली, इमोशनली, फिजिकली और सोशली वीक बना देता है। लाइफ स्टाइल और हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स में पांचवी चीज है एग्जिस्टेंशियल एंड फिलोसॉफिकल फैक्टर्स। जब कोई व्यक्ति मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ या एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन से जूझता है, तो गहरी रिफ्लेक्टिव सैडनेस महसूस हो सकती है। यह सैडनेस उन लोगों में अधिक कॉमन है जो मेजर लाइफ ट्रांजिशंस या स्पिरिचुअल कंफ्यूजन से गुजर रहे हो। तो सैडनेस एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन जब इसे मल्टीपल इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यह परसिस्टेंट या ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। इन फैक्टर्स को समझना हमें इफेक्टिव इमोशनल स्ट्रेटजीज अपनाने में मदद करता है, जैसे थेरेपी, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, मेडिकेशंस और स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि सैडनेस को कंट्रोल और रेगुलेट करने वाले स्ट्रेटजीज की। सैडनेस के इफेक्टिव रेगुलेशन से व्यक्ति इमोशनल रेजिलियंस डेवलप कर सकता है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है और एक बैलेंस और हेल्दी लाइफ बनाकर रख सकता है। सैडनेस को रेगुलेट करने का मतलब यह नहीं है कि इसे दबा दिया जाए या रिप्रेस कर दिया जाए, बल्कि इसे समझना, एक्सप्रेस करना और हेल्दी वे में मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जो सैडनेस की इंटेंसिटी को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकती है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली पहली स्ट्रेटजी है एक्नॉलेजिंग एंड एम्ब्रेसिंग सैडनेस। एक्नॉलेजिंग एंड एम्ब्रेसिंग सैडनेस में पहली चीज है नॉर्मल सैडनेस को रिकॉग्नाइज करना। हमें यह समझना चाहिए कि सैडनेस एक नेचुरल रिएक्शन है और उसे कमजोरी या वीकनेस के रूप में नहीं देखना चाहिए। सैडनेस को स्वीकार करने से लोग अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बजाय उसे दबाने या अनदेखा करने के। इस बात को समझना कि सैडनेस टेम्पररी होती है और समय के साथ कम हो जाती है, इमोशनल पेन को कम करने में मदद करता है। एक्नॉलेजिंग एंड एम्ब्रेसिंग सैडनेस में दूसरी चीज है सैडनेस की रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना। यह जानना कि सैडनेस क्यों हो रही है, सैडनेस से बाहर आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अपने आप से यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुझे उदासी क्यों हो रही है? क्या यह किसी स्पेसिफिक इवेंट, थॉट, पर्सन या मेमोरी से जुड़ी हुई है? क्या मैं इस सिचुएशन को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं देख रहा हूँ? इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स का बेहतर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करती है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली दूसरी स्ट्रेटजी है इमोशंस को एक्सप्रेस और रिलीज करना। इमोशंस को एक्सप्रेस और रिलीज करने की प्रोसेस में पहली चीज है किसी से बात करना। ट्रस्टेड फ्रेंड, फैमिली या थेरेपिस्ट के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना एक इमोशनल रिलीफ दे सकता है। दूसरों से बात करने से व्यक्ति अपने इमोशंस को समझ सकता है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव पा सकता है। कहने का मतलब है कि कभी कभी हम जब किसी एक बात को लेके बैठ जाते हैं और उस पर इतना हाइपर फोकस्ड हो जाते हैं कि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते, तो ऐसे समय में दूसरों से बात करने पर हमारा थिंकिंग पैटर्न थोड़ा ब्रॉड हो सकता है और हम कुछ नए रिस्पॉन्स या ऑप्शंस जनरेट कर सकते हैं। इमोशंस को एक्सप्रेस और रिलीज करने में दूसरा प्रोसेस है जर्नलिंग करना या डायरी लिख। जर्नल में अपनी फीलिंग्स को लिखना एक इमोशनल आउटलेट का कार्य करता है और थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। पुराने एक्सपीरियंसेस को रिविजिट करने से इमोशनल ट्रिगर्स और पैटर्न्स को समझने में मदद मिलती है। इमोशंस को एक्सप्रेस और रिलीज करने वाला तीसरा प्रोसेस है रोना या क्राइंग। क्राइंग यानी रोना एक नेचुरल प्रोसेस है जो इमोशनल टेंशन को दूर करने में मदद करती है। इसे वीकनेस या कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक इमोशनल हीलिंग प्रोसेस है। क्राइंग करने से या रोने से हमारी दबी हुई यानी रिप्रेस्ड फीलिंग्स को रिलीज करने का एक रास्ता क्रिएट होता है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली तीसरी स्ट्रेटजी है पॉजिटिव एक्टिविटीज में इंगेज करना। पॉजिटिव एक्टिविटीज में पहली चीज है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज।
फिजिकल एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स को बढ़ाता है, जो शरीर के नेचुरल मूड बूस्टर्स होते हैं। वॉकिंग, योगा, रनिंग या डांसिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटीज स्ट्रेस को कम करने में और इमोशनल बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करती हैं। पॉजिटिव एक्टिविटीज में दूसरी चीज है म्यूजिक सुनना। म्यूजिक का थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, जो व्यक्ति की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने या चेंज करने में हेल्प कर सकता है। सैड सॉन्ग्स जहां मूड को नीचे की ओर ले जाते हैं, वहीं अपलिफ्टिंग या काल्मिंग म्यूजिक डिप्रेशन को कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। पॉजिटिव एक्टिविटीज में तीसरी चीज है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। पेंटिंग, पोएट्री, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या क्राफ्ट जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में एंगेज रहने से फीलिंग्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। क्रिएटिविटी एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करती है। पॉजिटिव एक्टिविटीज में चौथी चीज है स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। पार्क, गार्डन या नेचुरल एनवायरनमेंट में समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है और मूड में सुधार आता है। सनलाइट और फ्रेश एयर मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली चौथी स्ट्रेटजी है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस मेडिटेशन व्यक्ति को प्रेजेंट मोमेंट में रहने में मदद करता है, जिससे ज्यादा सोचने और इमोशनल पेन से बचा जा सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने से ना तो हमें फ्यूचर इवेंट्स को लेके एंजाइटी होती है, ना ही पास्ट में हुई चीजों को लेके कोई रिग्रेट होता है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। डीप ब्रीदिंग और गाइडेड मेडिटेशन से भी मन को शांत किया जा सकता है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक डिफरेंट मसल ग्रुप्स को स्ट्रेस और फिर रिलैक्स करने की प्रोसेस है, जिससे फिजिकल टेंशन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। लाइफ के नेगेटिव इवेंट्स पर ध्यान देने के बजाय जीवन में जो सही चल रहा है या फिर जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, उन पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना इमोशनल बैलेंस डेवलप करने में मदद कर सकता है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली फिफ्थ स्ट्रेटजी है मेंटेनिंग सोशल कनेक्शंस। पॉजिटिव और सेंसिबल लोगों के साथ समय बिताना लोनलीनेस और सैडनेस को कम कर सकता है। एक छोटी सी बातचीत या किसी को गले लगाना भी इमोशनली बहुत मददगार हो सकता है। दूसरों की मदद करना भी एक तरीका है सैडनेस से ओवरकम करने का। एक्ट ऑफ काइंडनेस या दूसरों की सहायता करने से व्यक्ति को इमोशनल सेटिस्फैक्शन और पर्पस की फीलिंग आती है। कम्युनिटी सर्विस या वॉलंटियरिंग सोशल रिलेशंस और मूड को सुधारने में मदद कर सकता है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली सिक्स्थ स्ट्रेटजी है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। इसमें पहली चीज है निगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। निगेटिव सेल्फ टॉक्स और पेसिमिस्टिक या निराशावादी सोच सैडनेस को बढ़ा सकती है। निगेटिव थॉट्स को पहचानना और उन्हें रियलिस्टिक और पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलना इम्पोर्टेंट तरीका है। एग्जाम्पल के लिए, मैं असफल हूँ यह सोचने के बजाय अपने आप से यह कहना कि यह एक सेटबैक है और मैं इससे सीख सकता हूँ। दूसरी चीज है अवॉइडिंग कैटास्ट्रोफाइजिंग। निगेटिव घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर देखने से बचना। क्या यह एक साल बाद मायने रखेगा? इस तरह के प्रश्न पूछने से चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली सेवेंथ स्ट्रेटजी है बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस, डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। चैलेंजेस और सैडनेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना व्यक्ति की इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। फेलियर से सीखना और आगे बढ़ना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद करता है। सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक गोल्स सैडनेस और डिससेटिस्फैक्शन का कारण बन सकते हैं। लाइफ की अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट करना और फ्लेक्सिबल होना फीलिंग्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो सकता है। सैडनेस को रेगुलेट करने वाली एट्थ स्ट्रेटजी है एस्टेब्लिशिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें पहली चीज है मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट। विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार ब्रेन के फंक्शनिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। बहुत ज्यादा कैफीन, शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, क्योंकि ये मूड स्विंग्स को बढ़ा सकते हैं और हमारी इमोशनल हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरी चीज है प्रायोरिटाइजिंग स्लीप। डिस्टर्ब स्लीप स्ट्रेस को बढ़ा सकती है और इमोशनल स्टेबिलिटी में रुकावट हो सकती है। एक स्टेबल स्लीप हाइजीन डेवलप करना मेंटल क्लैरिटी और मूड सुधारने में हेल्पफुल हो सकता है। तो सैडनेस लाइफ का एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन इसे व्यक्ति के इमोशनल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करने देना चाहिए। सैडनेस को हेल्दी वे में रेगुलेट करने के लिए फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें और उन्हें रिप्रेस करने या दबाने से बचें। पॉजिटिव एक्टिविटीज में इंगेज रहें, जैसे कि एक्सरसाइज, म्यूजिक या क्रिएटिव वर्क। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अपनाएं। यदि सैडनेस लंबे समय तक बनी रहती है तो प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। इन स्ट्रेटजीज को अपनाकर व्यक्ति सैडनेस को रेगुलेट कर सकता है और एक बैलेंस और फुलफिलिंग लाइफ जी सकता है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।